हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप लेक्चर 1 एंड 2 आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर 1 में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा और फिर उसके ग्राफ को देखने के बाद न्यूमेरिकल्स किए। लेक्चर 2 में हमने एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनके ड्रॉबैक्स, फिर उनको चेंज कैसे किया गया, वो सारी चीज़ें, और मेनली हमने बोर मॉडल पे ध्यान दिया और फिर उसके क्वेश्चंस रिलेट करके हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद हमने क्वेश्चन देखा। उसमें हमने कोलिजन भी सीखा कैसे होता है। अब इस मॉडर्न फिजिक्स के तीसरे भाग में पहुंचते हैं जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। मतलब पहले हमने सीखा कि एटम होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है ये हमने सीखा, एटॉमिक मॉडल कैसे कैसे बना वो हमने सीखा। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में क्या बात है, क्या उसकी स्टेबिलिटी है, कैसे उसमें और चीज़ें होंगी, वो सब इन्वेस्टिगेट करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप इसको, इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक बिल्कुल देखें। इसके लास्ट में क्वेश्चन भी मैं ले लूँगा और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो इन्वॉल्व हो रही हैं उनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो, रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें ये बिल्कुल पता चल गया था कि एटम के सेंट्रल भाग में न्यूक्लियस होता है ना। कैसे पता चला था? वो रिट्रेस कर रहा था एक, है ना, जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया था तो वो जो कुछ एटम्स ऐसे थे अल्फा पार्टिकल के जो रिट्रेस कर रहे थे, तो उससे हमें क्या समझ में आया? उससे ये समझ में आया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक, अब उसके साइज के बारे में पता करने की जरूरत थी, तो एक्सपेरिमेंट्स हमने करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट करके इंपेरिकल फॉर्मूला हमने निकाला और इंपेरिकली ये पता चलता है कि उसकी जो रेडियस होती है, आर का मतलब है रेडियस, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज समहाउ रिलेटेड टू मास नंबर ऑफ द एटम। इट इज क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, where R0 is a constant term, that is 1.2 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब उस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, उसकी कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके बारे में पता करने की जरूरत है। देखो, न्यूक्लियस के अंदर जो भी रहते हैं उनको एक कलेक्टिव नाम दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स। जैसे इंडिया में जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडियंस। अमेरिका में अमेरिकन्स। उसी तरह से जो न्यूक्लियस में रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब इन दोनों का जो सम होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, वही होता है एटॉमिक मास। तो मास नंबर ए इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एटम एंड दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इन दो पॉइंट्स को रिलेट करते हैं और समझते हैं कि उस स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन की गई है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की सबसे पहले पॉइंट क्या समझ में आई कि ये बहुत ही छोटा है। ये देखो, बहुत ही छोटा है, और अगर ये छोटा है और अंदर में एक चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं कई सारे और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर के होंगे यहाँ पे? क्योंकि ये लाइक चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, और अगर ये रिपेल कर रहा है तो फिर तो ये टूट के अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वो इतना छोटे से जगह में इतने सारे प्रोटॉन्स स्टेबल हैं। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस है उसको बाहर से किसी ने फोर्स जरूर लगा रखा है जो उस न्यूक्लियस को बांध कर रख रहा है, तो वो फोर्स कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, तो दिस फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। तो न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है,
और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम दूरी तक ही ये फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक, अब सुनो इस बात को, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है जो उस बाउंड्री को ऐसे बाउंड करके रखा हुआ है, वो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के इंडिपेंडेंट है। चाहे उस न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, या प्रोटॉन्स हो उसमें चार्ज होते हैं, या एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, किसी भी टाइप के पार्टिकल की चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, और न्यूट्रॉन में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, तीनों बराबर होगा, और ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फोर्स। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, तो नेट फोर्स बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फोर्स तीनों में बराबर लगेगी। ठीक है, तो दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन हमेशा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप इस डिस्टेंस से और कम डिस्टेंस तक पहुंचते हैं, कम डिस्टेंस तक, तो वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये है पॉइंट। इफ डिस्टेंस इज लेस देन 0.5 10⁻15 मीटर, 0.5 10⁻15 मीटर, देन दैट फोर्स बिकम्स रिपल्सिव इन नेचर। ठीक, तो फिर कितना होना चाहिए न्यूट्रॉन, कितना प्रोटॉन होना चाहिए एक न्यूक्लियस को स्टेबल रहने के लिए? क्योंकि ज़्यादा अगर प्रोटॉन्स हो गए तब तो वो रिपेल होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में अब समझते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो कॉपी कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, ये हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो, अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है तो ये एक लाइन ले लेते हैं n = z। ठीक है, n = z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स z का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतनी ही वैल्यू z की होगी, तो z का मतलब प्रोटॉन समझ लेना। तो न्यूक्लियस जो है वो यहाँ तक n और z बराबर वैल्यू लेकर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, तो इधर n इज ग्रेटर देन z होता है। ठीक है, n इज ग्रेटर देन z फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। तो फॉर स्टेबल न्यूक्लियस इनका एक रेशियो होता है, n/z इज इक्वल्स टू 1.6, ये इनका रेशियो होता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की काउंटिंग 8 होते हैं, है ना। लेकिन आयरन में अगर देखा जाए, आयरन, तो आयरन में न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग ज़्यादा होगी प्रोटॉन्स के मुकाबले। तो जैसे जैसे थोड़ी हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग प्रोटॉन से ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। तो ये स्टेबिलिटी का रेशियो है, n/z 1.6 के आसपास होना चाहिए। 1.6 होगा तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर क्यों होता है? तो इसका रीज़न युकावा अपनी थ्योरी में दिया था कि इस कंसेप्ट को समझना, इस पॉइंट को, कि सपोज आप बॉल फेंक कर अपने फ्रेंड के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो जब आप फेंकेंगे तो आपको एक रिपल्सिव फोर्स जैसा फोर्स फील होगा। ठीक है, जब आप फेंक रहे होंगे तो आपको पीछे की तरफ फोर्स फील होता है, तो वो एक रिपल्सिव फोर्स की तरफ फील होगा। लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपसे ऐसे स्नैच करके लेके जाए, ऐसे छीन करके लेके जाए, तो वो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। देखो, अगर वो ऐसे खींच रहा है, स्नैच कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। तो यही कंसेप्ट एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ भी होता है। दो न्यूक्लियस आपस में एनर्जी जो है, या उनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो पाई मेसॉन होता है। पाई मेसॉन के फॉर्म में वो एक दूसरे से कन्वे करते हैं, या एनर्जी एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वो स्नैच करके ले लेते हैं, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस से
एनर्जी जो है वो स्नैच करके होती है पाई मेसॉन के फॉर्म में, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज पाई मेसॉन, दैट इज वाई दिस न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो गया। अब हम समझेंगे आगे कि न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। उसको या तो तोड़कर बाहर निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए या उसको बनाने में कितनी एनर्जी लगी होगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कॉपी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जो डिस्कशन करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब जरा इसके मैथमेटिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं। मैथमेटिकली कितनी होगी इसकी वैल्यू, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब मुझे मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए। तो मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर में जितने लोग हैं उनका मास निकाल दो, वही मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिटन एज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, पर ये एक्चुअली ट्रू नहीं है, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्व होता है कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर जब न्यूक्लियस बना रहे होंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, न्यूक्लियस की जो मास है, वो मास कम होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू द टोटल मास, द कलेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये होगी, ये बात ट्रू है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता करना है कि कितना मास लॉस हो गया, क्योंकि यही मास लॉस हो रहा है, अब वो मास किस फॉर्म में लॉस हो रहा होगा, तो आइंस्टीन ने कहा था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस पता है आपको, तो वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो मीन्स मास एस्केप्स आउट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास एस्केप्स इन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड मास डिफेक्ट। जो मास कम हो जाता है उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, और एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसी को क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। सी क्या है, सी वही हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अच्छा अब इस डेल्टा एम की वैल्यू जरा निकाल के देखते हैं क्या आता है। चलो, तो इसको ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ज़्यादा है और वो कम है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, वही तो है डेल्टा एम। तो डिफरेंस मैंने लिख दिया है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड, और एक मास प्रोटॉन का क्या है, एमपी, एक मास प्रोटॉन का एमपी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो है, और एक न्यूक्लियस का मास है mn और टोटल की कितने हैं n, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा टोटल मास। सही है, तो टोटल को जब न्यूक्लियस के मास से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। क्लियर है, ओके। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है, वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ए माइनस जेड मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा सब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। किससे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। तो उस एटम के लिए z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि वो टोटल न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो z me को प्लस किया और z me को माइनस भी किया। क्लियर, ठीक है। अब ZMP ये इसके जगह लिख दिया मैंने a माइनस जेड। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, a माइनस जेड इंटू mn, और ये प्लस और ये माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन्स मास एंड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास। अब बताओ, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का सम क्या वो मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगा,
हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ से Z मैंने कॉमन ले लिया और इसके अंदर Mp प्लस Me है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल। और ये हो गया A माइनस जेड Mn। अब इस चीज़ को देखो, न्यूक्लियस का जो मास है उसमें आप, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ने इलेक्ट्रॉन्स का मास जोड़ दिया तो वो तो पूरे एटम का मास हो गया फिर, क्योंकि एटम में क्या क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के साथ साथ और क्या बचेगा, बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अगर न्यूक्लियस के मास में आप टोटल इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दो तो वो एटम का मास हो जाएगा। तो माइनस मास ऑफ एटम, ठीक। तो यही हो गया आपका डेल्टा एम, ये है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का एक तरह का फॉर्मूला बन गया। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी होगा, यही पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है वही बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि कैलकुलेशन के लिए हमें कौन सी वैल्यू लेनी है और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ठीक। कॉपी। ओके, तो हम बाइंडिंग एनर्जी की तरफ बढ़ रहे थे और बाइंडिंग एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरफ बढ़े हैं। तो वहाँ हमने क्या सीखा कि बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। तो इसके कैलकुलेशन के बारे में बोल रहा था कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करेंगे। देखो 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻27 kg होती है। अगर इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, सी स्क्वायर से, ठीक है, तो ये जूल में हो आएगा, लेकिन उस जूल को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में का कन्वर्ट करना है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में का कन्वर्ट करना है। तो ये जो वैल्यू है ये एक बड़ा ही बढ़िया नंबर बन के आता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकल के आता है। तो अब से बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो गया, सिर्फ आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लो। मास डिफेक्ट किस में, AMU में ही, और वो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 931 आ जाएगा अपने आप ही। तो इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपसे क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट मास डिफेक्ट एंड मल्टीप्लाई इट विथ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल होगा, मतलब उसको सेपरेट करना उतना मुश्किल पड़ेगा, तो उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। अब एक टर्म आगे मिलेगा आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन का क्या मतलब होता है, अब मैंने बताया था, जो न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब मास नंबर, है ना, क्योंकि आप सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करेंगे तो वो क्या आएगा, मास नंबर आएगा। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दो तो उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ B/N, ठीक है। तो हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। अब एक ग्राफ बनाया गया, इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ठीक है, वर्सेस मास नंबर प्लॉट किया गया। तो ग्राफ टिपिकल कुछ ऐसा है, यहाँ पे स्पाइक्स मिलते हैं, जैसे ये हीलियम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ऐसे ऐसे बढ़ने के बाद फिर ये कांस्टेंट सा हो जाता है उधर दूर जाते जाते, ठीक। अब ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल काफ़ी आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो ये ऑब्जर्व होता है कि 56 मास नंबर के आसपास सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सोचो अगर हम लेस स्टेबल एटम से मोर स्टेबल एटम की तरफ जाएंगे, अगर लेस स्टेबल एटम है वहाँ से मोर स्टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि लेस स्टेबल है वो स्टेबल होना चाहेगा,
और वो कैसे होगा, एनर्जी कम करके, एनर्जी कम करेगा मतलब एनर्जी लिबरेट करेगा बाहर, ठीक है। तो इफ़ यू मूव फ्रॉम लेस स्टेबल एटम टू मोर स्टेबल एटम देन वी कैन एक्सपेक्ट एनर्जी। इसको अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, इस पॉइंट को समझना कि ए, अगर ए से कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ मास नंबर से, तो अगर पी एक एटम है जो टूट कर क्यू प्लस आर हो रहा है, ठीक है, तो ये 200 इसकी थी, 200 मास नंबर थी, जो कि 100 मास नंबर में स्प्लिट हो गया, ठीक है, ये मास नंबर है। अब गिवन है कि ये जो इसकी एनर्जी थी वो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन था, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ इसकी टोटल एनर्जी क्या हुई कि पर न्यूक्लियन इतनी है, न्यूक्लियन टोटल कितने हैं 200, तो 7.5 को 200 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ गया 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इनको देखो, ये क्या हो रहा है 800, ये होगा 800, ये भी होगा 800, तो टोटल कितना हो गया 1600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो बाद में जब वो निकल रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है ना, इसका मतलब आपको एनर्जी मिल रहा है। जब भी एक हैवी है, देखो ये 200 इज अ हैवी वन, हैवी से जब वो लाइटर की तरफ बढ़ता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी देखो तो ज़्यादा हो गई, इसका मतलब आपको एनर्जी एक्स्ट्रा मिल रही है। पहले 1500 था, अब 1600 मिल रहा है, मतलब एनर्जी मिल रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाए तो क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है, बिल्कुल, और यहाँ से यहाँ जाए तो क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है। तो यही कंसेप्ट न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में लगता है, ठीक है। इसमें देखो हैवी न्यूक्लियस से लाइटर न्यूक्लिया की तरफ बढ़ेगा तब भी एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, और लाइटर न्यूक्लियस से हैवी न्यूक्लियस बनेगा तब भी आप एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इधर वाले को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन और इधर वाले को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड दिस इज न्यूक्लियर फिजन, ठीक। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे आएंगे। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो फिर से, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मास डिफेक्ट इंटू 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी निकल आएगा, और पर न्यूक्लियन अगर है तो उसको मास नंबर से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, उसमें हमने ग्राफ देखा, ग्राफ से समझ में आया कि बाइंडिंग एनर्जी में फ्यूजन और फ्यूजन कैसे होता है। कोशिश ये रहती है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना हाई होगा स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल के अप्रोच को देखेंगे। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं उनमें सबसे पहले होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। जैसे सन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ने लगता है, ड्यूट्रॉन बनता है पहले, ड्यूट्रॉन से फिर हीलियम न्यूक्लियस की तरफ बनता है, जिसके कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी न्यूक्लियर फिजन के कंपेरेबल। तो फ्यूजन को देखते हैं क्या है। फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि दो जो हाइड्रोजन एटम है वो प्रोटियम बना रहा है, ठीक है, और कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ये बस सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक करेगा लाइटर न्यूक्लियर में। तो हैवी न्यूक्लियस में यूरेनियम सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यूरेनियम के बारे में आपने सुना होगा। हैवी न्यूक्लियस को जब वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं तो उसके न्यूक्लियस से पहले उसकी एनर्जी हाई होती है, उसके बाद फिर हैवी इससे भी थोड़ी सी लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करके वो बन जाएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है बेरिलियम और क्रिप्टॉन, ठीक है। साथ ही साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकल के आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये फिर से इनको ब्रेक करेंगे।
ब्रेक करके और छोटा बनाएंगे, या फिर अगर ये अभी भी बचा हुआ है, यूरेनियम अगर बचा हुआ है अभी भी, तो ये न्यूट्रॉन मूव करके इसको ब्रेक करेंगे और ये एक तरह का चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो चेन रिएक्शन भी यहाँ पे आता है, जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक ये होता ही रहेगा, ये ब्रेक होता ही रहेगा। ठीक है, तो यूरेनियम से न्यूक्लियर फिजन कराते हैं और एनर्जी काफ़ी मिलती है। इस एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिव यूज़ में भी ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ हो सकता है, और न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ अ डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन ऑफ दिस, वो इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये हो गई बात न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की। ये काफ़ी एलिमेंट्री है, इस पर कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। इधर मैं बताता हूँ आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई, ये जरूर आता है, इस बार भी आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जो भी होंगे वो इनमें से दो कैटेगरी में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, या तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन होगी या फिर मासेस गिवन होंगे। मैं दोनों ही बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करोगे आप। केस वन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है। ठीक है, ये वाला ले लिया मैंने, दिस इज केस वन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सपोज दिस इज अ रिएक्शन, मैंने एलिमेंट्री एग्जांपल कोई भी ले लिया है। अगर P प्लस क्यू R प्लस S देता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना। तो गिवन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सभी का गिवन है। तो P की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EP है, Q की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EQ है, R की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ER है, और S की ES, ये गिवन है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होगी, सपोज कुछ 10, 12, 20 कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन होगा। ठीक है, ये गिवन है, लेकिन पर न्यूक्लियन गिवन होगा, हमेशा पर न्यूक्लियन गिवन होता है। तो इससे आप एनर्जी कैसे निकालेंगे, मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि इसके मास नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल निकल आएगा, है ना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर, यही तो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको चाहिए तो इसको A से मल्टीप्लाई कर दो, पर न्यूक्लियन अगर गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है तो A से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी। करेक्ट। तो अगर एनर्जी कितना लिबरेट हुआ ये पता करना है तो आपको क्या करना है, पहले रिएक्टेंट साइड जो है इसमें टोटल एनर्जी क्या है ये पता करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इसके मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो मैंने वही किया, AP मतलब मास नंबर ऑफ P, मास नंबर ऑफ Q, मल्टीप्लाई कर दिया और उसको जोड़ दिया सर। ठीक है, अब मान लेते हैं ये वाली वैल्यू जो है ये है E1। ठीक है, इसको E1 मान लिया, मान लो ये जोड़कर कोई नंबर बन गया। ठीक, अब प्रोडक्ट साइड भी यही करेंगे, ER को इसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, S को इसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये है E2। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज क्या होगा, तो यहां से जो आंसर आया E2 उसको E1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, ये हो गया आंसर, इतनी एनर्जी निकल के आई है, E2 माइनस E1। अब केस 2 ले लेते हैं, सपोज मासेस गिवन है, इनके मासेस गिवन है। अब यहाँ थोड़ी सी डिफरेंस होगी, यहाँ आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलता है, डेल्टा M इंटू C²। लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर बन के आ जाता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सिर्फ आपको मास डिफेक्ट इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट से मास डिफेक्ट आपको निकालना है और उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होगा, मास ऑफ P प्लस मास ऑफ Q, ये हो गया रिएक्टेंट का मास। तो ये मास इस मास से ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसके मास ब्रेक होके क्या बन गया है, एनर्जी बन गया है ना। तो MP प्लस MQ माइनस MR प्लस MS, तो ये डिफरेंस आ गया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा Q वैल्यू, इसको Q वैल्यू भी बोलते हैं, या एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ले लेता हूँ इलस्ट्रेशन समझाने के लिए। ठीक है, कॉपी कर, चलो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको क्रिएट करके मैंने क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन में ये है कि एक स्टार है,
स्टार के अंदर, जैसे सन में मैंने बताया आपको, उस स्टार के अंदर ये ड्यूट्रॉन जो है, यहाँ पर ये ड्यूट्रॉन दो कंबाइन होकर ट्रीटियम बनता है विथ सम प्रोटॉन। फिर ट्रीटियम फिर से ड्यूट्रॉन के साथ फ्यूज होता है, फ्यूजन हो रहा है और हीलियम बन रहा है, ठीक है, विथ सम न्यूट्रॉन। ये रिएक्शन गिवन है, दिस इज गिवन एंड द गिवन वैल्यूज आर मासेस, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ हीलियम इज गिवन है, लेकिन यू 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 मतलब AMU है, ठीक है। ओके, फाइंड द एनर्जी रिलीज, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट। सपोज स्टार्स के पास 10 टू द पावर 40 ड्यूट्रॉन्स थे, ठीक है, और उनकी पावर रेटिंग जो है वो 10 टू द पावर 6 वॉट है। 10 टू द पावर 6 वॉट है स्टार की पावर रेटिंग। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो आपको टाइम बताना है, फाइंड द टाइम व्हेन ऑल न्यूट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड, दिस इज द क्वेश्चन। अब सुनो, इन दोनों रिएक्शन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, 2-3 रिएक्शन गिवन होंगे, तो एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, जैसे ट्रीटियम का मास गिवन नहीं है, तो ये दो इक्वेशन को हम कोशिश करेंगे एक इक्वेशन बनाने का। तो वो कैसे होगा, इनको जोड़ दो, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और इधर क्या हो गया, 1 2 3, तो ये 3 हो गए न्यूट्रॉन, 2 1, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, हीलियम, ठीक है, विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अब देखते जाओ, मास गिवन है तो कैसे सिखाया था एनर्जी निकालना है, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो मैंने इसको इसके मास से माइनस कर दिया है, ठीक है। तो देखते जाओ, मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ो और इसको 3 टाइम्स मास ऑफ ड्यूट्रॉन से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ आपको बारीकी से कैलकुलेशन देखना होता है, एक भी डेसिमल प्लेस अगर इधर उधर हुआ तो एनर्जी का काफ़ी गैप आ जाएगा। एनीवेज, तो ये U में आ गया मास डिफेक्ट। अब इस 1 AMU से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही थी, तो 931 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब सुनो, ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन ये पावर जो है वो SI यूनिट में है, दैट इज जूल पर सेकेंड, ठीक। अब सुनो, इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ये, ठीक है। ओके, अब सुनते जाओ। मान लेते हैं n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर सेकेंड है, ठीक है, जो कंज्यूम हो रहे हैं। तो वो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 10 टू द पावर 16 इसकी पावर रेटिंग है, उसको इसके Q वैल्यू से कर दो डिवाइड, हाँ, तो ये जूल में है और ये जूल पर सेकेंड में। अब टोटल 3 न्यूट्रॉन यूज हो रहे हैं, हर सेकेंड 3 न्यूट्रॉन यूज हो रहे हैं, देखते जाओ इस रिएक्शन में। तो उसको 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर सेकेंड कंज्यूम हो रहे हैं। तो n की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, क्योंकि q की वैल्यू पता है, इसको डिवाइड कर दो, सॉल्व हो जाएगा। अब सब n की वैल्यू कुछ है, मान लेते हैं कुछ है। अब मुझे निकालना क्या है, टोटल टाइम निकालना है। तो आपके पास न्यूट्रॉन है कितने, 10 टू द पावर 40 पर सेकेंड, कितना खपत हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, n। तो उसको n से डिवाइड कर दो, टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इसको देखो एक बार, एनालाइज करो, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे कि न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है, क्या कारण ऐसा है जो अनस्टेबिलिटी होती है, और उस अनस्टेबिलिटी को दूर कैसे करता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखते हैं वाई देयर इज अनस्टेबिलिटी। नंबर वन रीजन इज एक्सेसिव साइज। न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा हो गया है, तो बड़ा होने से क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। देखो, अगर एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा जितने भी एटम्स होंगे वो सब अनस्टेबल होंगे। मतलब ये लेड का है, तो लेड से जितने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो सारे अनस्टेबल हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस क्यों का जवाब देखते हैं। जो न्यूक्लियस है हैवी एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उसमें कई सारे प्रोटॉन्स हैं ऐसे। ठीक है, तो प्रोटॉन्स हैं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी हैं। ठीक, और इनको न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करके स्टेबल बना रखा था। अब अगर साइज बढ़ना शुरू होगा तो अब जितने नए न्यूट्रॉन्स आएंगे, ये उसको मैं ऐसे इससे दिखा देता हूँ, इसको ऐसे सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, जितने आएंगे वो दूर दूर रहेंगे, ये बाउंड्री में रहेंगे, तो इनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है और इनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होने लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस से न्यूक्लियर फोर्स कम होने लगता है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर फोर्स कम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए ये अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो एक रीज़न ऐसा हुआ कि साइज़ न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी तो वो अनस्टेबल होगा। अब ये अनस्टेबिलिटी दूर कैसे करते हैं ये, तो अगर इसके अंदर से कुछ पार्टिकल बाहर आ जाए तो फिर स्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ ऐसा चीज़ है जो ऐसा रिएक्शन होगा जो एक्सोथर्मिक हो, मतलब हमें एनर्जी देने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, तो वो क्या पॉसिबल है, अंदर से ही पार्टिकल बाहर आ जाए, तभी ये चीज़ अपने आप ही हो जाएगा। तो अंदर से क्या आ सकता है, तो अंदर से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही आएंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है देखते हैं। या तो ड्यूटेरियम बनकर बाहर आ जाए, या हीलियम का ये वाला आइसोटोप बाहर आए, या फिर ये वाला आ जाए। तो एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि इसकी ही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा। तो इसके अंदर से अल्फ़ा एमिशन होगा, अल्फ़ा, और अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट होगा बाय अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन, स्टेबिलिटी इज अचीव, स्टेबिलिटी अचीव। ठीक है, तो अल्फ़ा एमिशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हैवी न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ द साइज बहुत बड़ा है, उसके अंदर से अगर अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आ जाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। अब दूसरा रीज़न, इनएप्रोप्रिएट n/p रेशियो। अगर n/p रेशियो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर क्या होता है, n/p रेशियो 1.6 होना चाहिए, ये मैंने बताया आपको। अब देखते हैं इधर, ये z इक्वल्स टू n इक्वल्स टू z लाइन था और ऐसे ग्राफ बनकर आया था, ये इसकी स्टेबिलिटी का मतलब है। मतलब इस लाइन में अगर लाई करेगा तो स्टेबल होगा, लेकिन अगर सपोज यहाँ लाई कर रहा है इधर, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, n की ज़्यादा हो गई, है ना। तो अगर n इज़ इन एक्सेस, इफ़ न्यूट्रॉन इज़ इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा है, तो न्यूट्रॉन को कम करने की ज़रूरत है। अब वो कम कैसे होगा, तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए तो स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। तो देखो, न्यूट्रॉन ही ये टूट कर बाहर निकल रहा है, या न्यूक्लियस के अंदर से ये दोनों चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो साथ ही साथ एनर्जी भी निकलता है। और ये जो है ये एंटी न्यूट्रिनो कहलाता है, मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जो स्पिन बताता है, स्पिन। ठीक है, तो ये इसका रीज़न ये है कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सारी एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं हो सकती, क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, तो उसके कारण ये स्पिन जो है वो स्पिन डिफरेंट होगी। ठीक है ना, ऑपोजिट स्पिन के लिए ये आता है एंटी न्यूट्रिनो। अब एंटी न्यूट्रिनो कब आएगा, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो इस टाइप के डीके को बोलते हैं बीटा डीके, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो बीटा माइनस डीके होगा। ठीक, अब अगर कुछ एटम इसके नीचे लाई कर रहे हैं नीचे, तो प्रोटॉन की काउंटिंग ज़्यादा होगी और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग कम होगी।
if proton is in excess, then proton converts into neutron and a positron, इसको positron बोलते हैं, ठीक है. What is a positron? A positively charged electron kind of, ठीक है. इसका मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा हो, पर चार्ज जो है वो प्लस में हो, उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं. तो प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू दिस विथ एक्स्ट्रा पार्टिकल विच इज कॉल्ड न्यूट्रिनो. तो ऐसे स्टेबिलिटी अचीव होती है, ठीक है. अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो वो ब्रेक हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो ब्रेक हो जाएगा न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, ठीक है. तो यही कुछ ऑब्जर्व हो रहा था जो शुरुआत में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी बन रही थी, तो ये मिस्टेक हो रहा था कि शायद इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, पर वो क्योंकि उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में है और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, वेरी हाई, तो इसलिए वो एनर्जी मैच नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये प्रूव हो गया था. पर वो नेगेटिव चार्ज क्या था जो न्यूक्लियस से बाहर आ रही थी, तो वो ये थी, ठीक है. वो एक्चुअली में n/p रेशियो इन्हीं अप्रोप्रिएट होने के कारण एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है. अच्छा, अब तीसरा वो देखो कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो अपना जस्ट नेक्स्ट हायर जो के शेल है उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं या के कैप्चर बोलते हैं, तो स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी. तो जब ऐसा होता है तो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी मिलता है, ठीक है. तो अपने आप ही न्यूक्लियस से कुछ एनर्जी फील होने लग जाता है, तो ये अपने आप ही निकल रहा होता है. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि के कैप्चर हुआ होगा. अब तीसरा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन नहीं, ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू ग्राउंड लेवल. मतलब हायर लेवल में कोई है और लोअर लेवल में अगर पहुंचता है तो फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है. तो इसको कहते हैं गामा डीके. इसमें क्या होता है, सिर्फ एनर्जी मिलता है आपको. तो एक है अल्फा डीके, एक है बीटा डीके, एंड दिस इज बीटा प्लस डीके, ठीक है. इसमें अल्फा डीके से स्टेबिलिटी अचीव होती है, इसमें बीटा डीके से स्टेबिलिटी अचीव होती है, और इसमें गामा डीके से स्टेबिलिटी अचीव होती है, ठीक है. ये एनर्जी अपने आप ही बाहर आ रहा है. चलो, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं. ये अल्फा डीके होने से न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, क्यू वैल्यू क्या होगी, ये सारी पढ़ेंगे, ठीक है. और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे. तो पहले अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके देखते हैं क्या होता है. कॉपी. चलो फिर डीके प्रोसेस शुरू करते हैं. और सबसे पहला है अल्फा डीके. अल्फा डीके मैंने क्या बताया आपको कि न्यूक्लियस से हीलियम पार्टिकल फॉर्म होकर बाहर निकलता है. अगर साइज बड़ा होता है तो, है ना, साइज बड़ा होने से क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाता है. तो उससे दोनों ही बाहर निकलने की ज़रूरत है, प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी, ठीक. तो वो अल्फा के फॉर्म में यानी कि हीलियम के फॉर्म में बाहर निकलते हैं. तो इस चीज़ को मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था फर्स्ट लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना. उसमें मैंने बताया था आपको कि क्लासिकल फिजिक्स में या तो एक प्रोसेस, एक इवेंट होगी या वो इवेंट नहीं होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होता है. उसमें एग्जांपल मैंने क्या लिया था कि सपोज आई एम इनसाइड अ वेल, एक गड्ढे के अंदर हूँ और बॉल है मेरे पास, और उस बॉल को अगर मुझे बाहर फेंकना है तो मुझे उस बॉल को काइनेटिक एनर्जी उतने देने की ज़रूरत पड़ेगी जितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट तक पहुंच जाए, कम से कम उतना चाहिए. अगर उससे कम काइनेटिक एनर्जी दोगे तो वो कभी बाहर बॉल नहीं निकल पाएगा. लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हम ये कहते हैं, वही एग्जाम्पल न्यूक्लियस के अंदर सेट होता है कि ये न्यूक्लियस है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल को बाहर निकलने का जो एनर्जी है, अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करें तो उसकी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर सके. लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ वेरी लो, ठीक है. तो अबाउट 10 to the power 20 टाइम्स एक सेकेंड में ट्राई करता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन
एक बार ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी उसकी लो है पर ज़ीरो नहीं है, यही मॉडर्न फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी की खासियत है। तो चलो, तो यहाँ से समझ लेते हैं कि ये निकल गया है, ठीक है। अगर अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आ गया तो यहाँ पर एनर्जी की बात होती है कि कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी, व्हाट इज़ द एनर्जी रिलीज। तो उस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पे मैकेनिक्स लगाना पड़ेगा। अब मैकेनिक्स को समझते हैं। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, अल्फा, तो ये रिकॉइल करेगा, ठीक। अब अल्फा में मास, इसको ले लेता हूँ m2, इसको ले लेता हूँ m1। अब m1 की वैल्यू क्या रही? बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। पहले क्या था, ए, इस ए में से 4 कम हो गया और इसमें 4 है, ठीक है, इसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब सुनो, इनिशियली रेस्ट पे थे दोनों, और अब दोनों इधर जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी डिफरेंट होगी इसकी, ठीक है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, है ना। तो नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले इस कंसेप्ट को लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, अब इसकी मोमेंटम इधर है P, ठीक, और इसकी मोमेंटम पीछे साइड है P। तो आप क्या कह सकते हैं, दोनों की मोमेंटम, ये P1 है, ये P2 है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि दोनों की मोमेंटम सेम ही है, P1 इक्वल्स टू P2, लेट इट बी इक्वल्स टू P। तो दोनों की मोमेंटम सेम है, ठीक है। अब एनर्जी पहले की E1 है, दूसरे की E2 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यही एनर्जी बाहर मिलेगा आपको, जिसको Q वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, इसको Q लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। तो इसको डिराइव कर लेते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको लीनियर मोमेंटम और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताया था, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है, तो इसको क्या लिख सकते हो, P²/2m। इसको भी लिख सकते हो P²/2m, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि P और P सेम है, तो E1 इक्वल्स टू P²/2m1 एंड E2 इक्वल्स टू P²/2m2। तो इसका रेशियो क्या हो गया, देखो तो, E1/E2 इक्वल्स टू M2/M1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब E1 प्लस E2 इक्वल्स टू Q, इस चीज को यहाँ पे पुट करो, तो E1 को इसके टर्म में लिख लो या E2 को इसके टर्म में लिख लो, कोई भी एक लिख लो। तो E1 की वैल्यू क्या हो गई, M2/M1 इंटू E2 प्लस E2 इक्वल्स टू Q। तो एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, M2 प्लस M1 E2 अपॉन M1 इक्वल्स टू Q। तो यहाँ से E2 क्या हो गया, E2 हो गया M1/M1 प्लस M2 इंटू Q, एंड E1 इक्वल्स टू M2/M1 प्लस M2 इंटू Q। ये हो गया, ठीक। अब देखो M1 मैंने क्या लिया है, M1 लिया है A-4, ठीक है, और M2 4। तो ये इस तरह से यूज़ होगा हमेशा, क्योंकि अल्फ़ा ही निकलने वाला है तो 4 ही होगा। तो E2 को क्या लिख सकते हो, E2 को लिखोगे 4, E2 इज इक्वल्स टू 4 बाई M1 प्लस M2, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, A,
इंटू क्यू। और M2 की वैल्यू क्या है, A-4, तो A-4 बाई ए इंटू क्यू। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इन दो रिलेशन को यूज करना है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी Q वैल्यू जो भी होगी, Q वैल्यू की इतनी परसेंटेज E1 के साथ मिलेगी, इतनी परसेंटेज E2 के साथ मिलेगी। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो डी ब्रोगली का है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली ने जो कहा था मैटर वेव होता है, मोमेंटम क्या होता है h/λ, है ना। तो उस कंसेप्ट पे भी यूज़ करके पूछ देते हैं कभी कभी कि बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या एसोसिएटेड होगा इसके साथ या उसके साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि उसमें मोमेंटम निकालना होगा आपको, और मोमेंटम निकाल के वेवलेंथ निकालने के लिए उसको h से डिवाइड करना होगा, h/p कर देना होगा। ठीक है, तो इस पे ये पॉइंट हो गया। और देखो, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और समझना है आपको कि जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होगी, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट कर दिया जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर आया है और सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, नॉर्मली एंटर कर गया, ठीक है, अंदर, तो रेडियस क्या बनेगा ये पूछा जाता है कभी कभी, या रेडियस दे दिया जाए और वो कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछ देंगे। तो याद करो रेडियस का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड में, mv/qb। ठीक है, ये रेडियस होता है। अब mv के जगह क्या लिख सकते हो, mv क्या होता है मोमेंटम, तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, √2m, वही एनर्जी जो निकल कर आया, तो उसको E2 लिया था मैंने, है ना, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या थी E2, तो √2m/qb, और q क्या होता है 2e होगा यहाँ पे, है ना। अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज है उसमें वो हीलियम पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं, या रेडियस गिवन होगा तो एनर्जी निकाला जा सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए, ये सब कुछ दिया जाए तो ये निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना कि आपको बस mv की जगह क्या यूज़ करना है, √2me, और e कहाँ से निकलेगा उस फॉर्मूले से। ठीक है, अगर q वैल्यू गिवन है तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स लिबरेट होंगे वो सभी की एनर्जी सेम ही होगी। न्यूक्लियस डिफरेंट हो सकता है, ए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा अल्फा के साथ वो कोई भी न्यूक्लियस हो वही आने वाला है। ठीक है, सिर्फ क्यू वैल्यू पर डिपेंड करेगी वो वैल्यू, फ्रैक्शन वैसा ही लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डीके है बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में दो टाइप के डीके होते हैं, एक होता है बीटा नेगेटिव, एक होता है बीटा पॉजिटिव, बीटा माइनस बीटा प्लस। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब उसमें क्या होता है मैंने यहाँ पे बता रखा है पहले ही, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, अगर A मास नंबर और Z एटॉमिक नंबर है किसी x पार्टिकल का, तो उससे जब बीटा माइनस डीके होगी तो मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आया, है ना, एटॉमिक नंबर पे चेंज आ गया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है विद एंटी न्यूट्रिनो। सिमिलरली बीटा प्लस डीके क्या होता है, बीटा प्लस डीके में एक पॉजिट्रॉन बाहर आता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के साथ, तो इसकी भी एटॉमिक नंबर चेंज हो गई। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आएगी, और इसमें न्यूट्रिनो आएगा, इसमें एंटी न्यूट्रिनो आएगा, तो बीटा डीके में एटॉमिक नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और गामा डीके क्या होता है, गामा डीके मैंने आपको बताया था कि गामा डीके में सिर्फ एनर्जी बाहर आता है, देयर इज नो चेंज। सपोज दिस इज एक्स, तो इसमें ऐसे स्टार दे दो, इसका मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से एनर्जी लिबरेट होने के बाद ये गामा डीके हो रहा है, होने के बाद ये एक्स बन जाएगा, इसकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, ये पॉइंट है। ऑलराइट, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होने के लिए कभी अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, या गामा हो सकता है, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ होते हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए न्यूक्लियस को। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर अल्फा डीके हो रहा है तो वो न्यूक्लियस उस एलिमेंट को ही चेंज कर देता है
है ना, पहले कुछ और एलिमेंट था अब कुछ और एलिमेंट बन जाएगा। या अगर बीटा भी डीके हो रहा है तो पहले कुछ और एलिमेंट था बाद में कुछ और एलिमेंट हो जाएगा। तो ये म्यूटेशन हो रही है, चेंजिंग हो जाता है एलिमेंट का। तो इस चीज़ को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब अपने आप ही चेंज हो जाना। अब ये रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है ये म्यूटेशन ऑफ एलिमेंट इनटू अनदर है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार हुआ तो वो होता रहेगा, स्पॉन्टेनियस अपने आप ही हो जाता है वो। ठीक है, इट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड इट इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ये खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, मतलब एक के बाद एक 2 3 ऐसे होते होते डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इस फैक्टर को होने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा ये, है ना। जैसे ये अगर रेडियो एक्टिविटी आप देखो, रेडियो एक्टिविटी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेंगे, ना टेम्परेचर पे कि ठंडा है तो नहीं होगा, गर्म है तो जल्दी हो जाएगा, टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ना ही प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ना ही केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा कि वो केमिकली कैसे कंबाइंड हुए थे, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड नहीं, इनफैक्ट एक्सटर्नल किसी फैक्टर पे, किसी फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। इसका क्या मतलब होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब ये आप केमिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हमने पढ़ा था कि अगर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं तो एक गैस मॉलिक्यूल की स्पीड प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन अगर आप उसको स्टडी करें, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पे स्टडी करें, तो आप एवरेज या आरएमएस या उनकी स्पीड के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है कि अगर 1 2 3 न्यूक्लियस के बारे में बात हो तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा डीके होने वाला है, अल्फा होने वाला है या बीटा होने वाला है, कौन सा प्रेडिक्ट होने वाला है, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन अगर आप स्टडी करें, सपोज 10⁻12 न्यूक्लियस को आप स्टडी कर रहे हैं और आपने ऑब्जर्व किया कि आधा होने में उसको लेट से 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में उसकी न्यूक्लियस आधी हो जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि 10⁻15 एटम्स अगर लिया जाए तो उसमें भी यही होगा। ठीक है, तो लार्ज पॉपुलेशन में स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को स्टडी करके हमने लॉ बनाया, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक्चुअली बैक्यूरेल ने ये काम किया था, हेनरी बैक्यूरेल। ठीक है, तो वो लॉ को पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस बचे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का खत्म हो जाना टाइम से, तो खत्म होने का मतलब एक माइनस लगा दो। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ेगा न्यूक्लियस कम होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन को ले लिया मैंने, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल कर दिया और इक्वल के बाद एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एन को एक साइड ले जाओ और डी टी और लैम्डा को इधर ले जाओ, माइनस को भी इधर ले जाओ, इसको इंटीग्रेट करो। तो जब t इक्वल्स टू 0 था उस समय न्यूक्लियस की काउंटिंग n0 थी और t पर न्यूक्लियस की काउंटिंग n हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे log ले, ये dn बाय n का इंटीग्रेशन क्या होता है, log या ln, नेचुरल लॉग। अब n ln n माइनस ln n0 ये होगा। ठीक है, तो माइनस का मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये चीज़ समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है। अब यहाँ से बेस ये चला जाएगा उधर, तो n इक्वल्स टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, और ये इसकी ग्राफ हो गई, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्राफ। लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ पे डीके कांस्टेंट है, लैम्डा को क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट। अच्छा, अब एक और पॉइंट यहाँ समझना है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब कितने समय बाद न्यूक्लियस की काउंटिंग आधी हो जाएगी, जितने पहले थी उसकी आधी हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या है, किसी भी t टाइम पे न्यूक्लियस, और n0 t गोज टू 0 वाला। तो n की जगह आपने n/2 रख दिया, क्योंकि कितने टाइम पे आधी होनी है वो आपको फाइंड करना है। तो n0/2 हो गया, इसको सॉल्व करो, कैंसिल हो गया, 1/2, दोनों साइड ln ले लो, दोनों साइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ln1/2, तो 2 के पावर में -1 वो बाहर आ गया एक, और ये माइनस भी यहाँ है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो t½ इक्वल्स टू ln2 बाई लैम्डा, ln2 की वैल्यू 0.693 बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये होता है t½ तो ये है रेडियो एक्टिविटी। अब एक और टाइम के बारे में स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे मीन टाइम। मीन टाइम क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है।
फिर इसको क्वेश्चंस देखेंगे। तो मीन लाइफ का मतलब है कि एक न्यूक्लियस ऑन एन एवरेज कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है बिफोर इट डाई आउट, ठीक है, उसे कहते हैं मीन लाइफ। तो इट इज़ द एवरेज टाइम अप टू विच अ न्यूक्लियस कैन सर्वाइव। ठीक, अब देखते जाओ, यहाँ पे प्योर मैथ्स है, इस टाइप के मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसी इंटीग्रेशन जेईई मेन में गैस को लेकर आया था। ठीक है, तो ये जरा देख लो, इसकी इंटीग्रेशन प्रोसेस देख लो। तो किसी भी टी टाइम पे न्यूक्लियस की काउंटिंग ये होती है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आ गया। ठीक है ना, तो ये जो डीएन है, ये डीएन का मतलब क्या है कि टी टाइम तक इतना जो न्यूक्लियस है वो कम हो गया, ये डीके हो चुका है। तो डी एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ई नॉट लैम्डा टी इंटू डी टी, डी टी को भेज दिया इधर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो लाइफ टाइम है, इसकी लाइफ टाइम की कितनी है, टी सेकेंड। ठीक है ना, टी। तो अगर ऐसे छोटे छोटे जो न्यूक्लियस हैं उन सभी को अगर मैं लेके कलेक्टिवली जोड़ दूँ और उसके टाइम को मैं निकाल लूँ, तो क्या ये एवरेज टाइम हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये डीएन है, डीएन के लिए टी टाइम है। ठीक, तो मैंने इस डीएन को टी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड कर दिया, तो इसका एवरेज लाइफ आ गया। ठीक, अब यहाँ से मैंने डीएन की वैल्यू रख दी और टी यहाँ पे रख दिया, एन नॉट कैंसिल हो गया। अब जो इंटीग्रेशन है वो 0 टू इन्फिनिटी लेके जाएंगे। ठीक है, इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी लेके जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि एवरेज लाइफ क्या निकल गया है। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन है। आप मैथ्स में सीखते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आइलेट रूल लगा के। ठीक है, तो उसको आप लगाओगे और जब लिमिट पुट करोगे तो ये 1/λ² आ जाता है आंसर। तो ये कैंसिल करने के बाद आंसर क्या हो गया, 1/λ। अब एक पॉइंट ध्यान रखना कि टी हाफ भी आप कैलकुलेट किए और एवरेज लाइफ भी कैलकुलेट किए, इनका रेशियो निकाल के रख लो, 1.44 आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी था, इसको आपको याद रखना है, 1/λ इज द एवरेज लाइफ। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, ओके, एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, किस रेट से रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके तो हमने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, -dn/dt, उसी को मैंने लिख दिया r, वही एक्टिविटी है। ठीक है, तो dn/dt इक्वल्स टू लैम्डा n और n इक्वल्स टू n नॉट e⁻⁻t। ठीक है, मान लेते हैं इनिशियल एक्टिविटी r0 था। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं r0। तो एक फार्मूला अलग तरह से हो गया, अगर एक्टिविटी लिखा हो तो r इक्वल्स टू r0 e⁻⁻t, या रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लिखा हो तो ये फार्मूला यूज़ करना है आपको। ठीक है, इसके लिए इसकी ऐसा यूनिट बैक्यूरेल यूज़ करते हैं और वो होता है 1 डीके 1 सेकेंड में होता है 1 बैक्यूरेल। और क्यूरी भी यूनिट होती है, क्यूरी इक्वल्स टू 37 गीगा बैक्यूरेल। ठीक है, तो ये आ गया इसका रिलेशन, ये छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखना है आपको। अब एक न्यूमेरिकल लेंगे और वो हमारा लास्ट पोर्शन होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। एक सोडियम है, आइसोटोप है वो 24 सोडियम, वो ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करने के बाद इसका टी हाफ जो है वो 15 आवर्स है। ऑलराइट, गिवन है R0 1 माइक्रो क्यूरी और 5 आवर्स के बाद, 5 घंटे के बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड गिव्स 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो आपको बताना है कि टोटल वॉल्यूम कितना है। तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है। सबसे पहला चीज, टी हाफ गिवन है तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693/टी हाफ, तो ये आ गया आपका लैम्डा। ठीक है जी, अब टोटल टाइम है 5 आवर्स और R0 माइक्रो क्यूरी में, तो उसको मैंने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, बैक्यूरेल। ठीक, अब देखो, ये 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट इज एक्टिविटी। ठीक है, तो पर मिनट को डिवाइड कर दिया तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, पर सेकंड। गुड, अब ये फॉर्मूले को मैंने यहाँ लगाया है ना। उसके पहले मैंने मान लिया कि V वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, V वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब की ये है एक्टिविटी, तो V वॉल्यूम की कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो V से मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को। ठीक है, अच्छा, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू रख दिया, ये रहा, और टाइम 5 है।
5 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से v फाइंड करना, अब इसको रीअरेंज कर लो और सॉल्व करके फाइंड कर लो। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया जो कि लीटर हो गया ये। तो इतना लीटर ब्लड का सैंपल में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। आप सारे जो कंसेप्ट हैं उनको एक बार रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करें और बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करें। टिल देन, हैप्पी सॉल्विंग, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।